रॉक्सी ने जहां तेज को ब्रिज के नीचे फेंका था वहां तो तेज का नामो निशान ही नहीं था। काली के आदमी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। उन्होंने मन में सोचा, जरूर तेज यहां से गुजरने वाले किसी ट्रक के ऊपर गिरा है या फिर किसी ने उसे उठा लिया है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा तो वो होगा नहीं, क्या पता अब तक पुलिस को भी खबर लग गई हो। वो यहाँ दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है, पर काली को कैसे बताएं। सुबह के 7 बज रहे थे। पहले आदमी ने काली को फोन किया। काली ने फोन उठाया और हड़बड़ी में पूछा, मैं कब से तुम लोगों का फोन का वेट कर रहा था, जल्दी बताओ तेज कहाँ है। काली के आदमी ने हड़बड़ाकर कहा, सर वो हम तेज को नहीं ढूंढ पाए। रॉक्सी का कहना है उसे तेज को गोली मारी थी और उसके बाद हाईलैंड ब्रिज से नीचे गिरा दिया था। हमने बहुत कोशिश की पर हमें वहां तेज नहीं दिखाई दे रहा है। या तो वो किसी गाड़ी के ऊपर गिरा है या फिर पुलिस वाले उसे उठाकर ले गए हैं। काली ने कहा, कैसे भी करके उसे ढूंढो, जब ढूंढ लो तभी फोन करना। उधर तेज को गोली जरूर लगी थी पर सांसें अभी चल रही थी। रॉक्सी ने उसे नीचे तो फेंक दिया था पर उसे देखा नहीं था कि तेज कहाँ गिरा है। तेज नीचे से गुजरने वाले कॉटन से भरी ट्रक पर गिरा था। शायद कॉटन की वजह से ही ब्लड बहना बंद हो गया था। ट्रक को गजोदर भैया चला रहे थे और उनके साथ छोटू बैठा हुआ था। मुंबई के गद्दे बनाने वाले कारखाने में कॉटन पहुंचानी थी। सुबह के 4 बजे तक तो कारखाने में पहुंच गए थे। दोनों ट्रक लेकर कारखाने के अंदर आए। गजोदर और छोटू ट्रक से बाहर आए और कारखाने के मालिक को मिलकर तुरंत ट्रक खाली करने बोलने लगे। मालिक ने बताया शायद 10 बजे तक वर्कर्स आ जाएंगे, पर गजोदर को दूसरा माल भी पहुंचाना था, इसलिए वो तुरंत ही ट्रक खाली करने पर अड़ गया। तो मालिक ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कारखाने में भी ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। ट्रक से जैसे ही कॉटन खाली होने लगे, अचानक ही खून से लथपथ किसी को देखकर सबके हाथ पैर ठंडे हो गए। 2 लोग जो ट्रक से कॉटन खाली कर रहे थे चिल्लाकर गजोदर और छोटू को बोले, कॉटन के साथ लाश कहाँ से लाए हो। गजोदर दौड़कर वहां आया और उसे जल्दी ही तेज की कलाई पकड़कर उसकी हार्टबीट को चेक किया जो कि चल रही थी। उसे जल्दी छोटू को बुलाकर कहा, पानी लेकर आ छोटू, यह आदमी तो जिंदा है। उधर छोटू पानी लेने गया और इधर वहां के वर्कर दौड़कर मालिक को बुला लाए। कॉटन मिल के मालिक ने जैसे ही तेज को देखा, गजोदर पर गुस्सा होते हुए कहा, क्या इस तरह से कॉटन हर जगह ले जाते हो? देखो ये पुलिस केस है और हम लोग इसमें फंसना नहीं चाहते हैं। जैसे तुम इसे लेकर आए थे वैसे ही अभी या तो तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ या फिर पुलिस थाने, ये तुम्हारे ऊपर है। गजोदर ने कुछ देर कुछ सोचा और छोटू के लाए हुए पानी को तेज के चेहरे पर छिड़का, पर तेज को होश नहीं आया था। गजोदर ने बिना देर किए उसे वापस ट्रक में लिटा दिया और ट्रक को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। छोटू बार बार गजोदर को समझा रहा था, गजोदर भैया इस झंझट में ना पड़ो, ऐसा ना हो कि इसका खूनी लोग तुम्हें ही समझ ले। मेरी बात मानो, अभी तो अंधेरा ही है, इसे यहीं कहीं छोड़कर भाग निकलते हैं। गजोदर ने कहा, चुप रह, अपनी बकवास अपने पास रख, इंसानियत भी कोई चीज होती है। देख किसी ने कैसे गोली मारी है उसे, अगर वो बच जाएगा तो लगेगा जीवन सफल हो गया। यहाँ पास में एक नया हॉस्पिटल है, हम उसी हॉस्पिटल में इसे ले चलते हैं। इसके ठीक होने पर ही पता चलेगा कि ये हमारी ट्रक में कैसे आ गया। ट्रक ममता हॉस्पिटल में आकर रुक गया। वहाँ की ओनर ममता मैडम हॉस्पिटल से लगे हुए क्वार्टर में ही रुकी हुई थी। गजोदर और छोटू तेज को हाथ में ही पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर आए। स्ट्रेचर पर लिटाकर जल्दी ही डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलने लगे। वहां पर राउंड पर आई हुई डॉक्टर तेज की हालत देखकर बोली, ये तो पुलिस केस है, क्या तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? गजोदर बोला, भैया जान बचा लो इसकी, उसके बाद बुलाते रहना पुलिस को। डॉक्टर नवीन को भी पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल लग रही थी। उसने तुरंत ममता मैडम को फोन किया और तेज की पूरी कंडीशन के बारे में बताया। ममता जो अभी कुछ देर पहले ही सोई थी, वो 5 मिनट में लोअर और टी शर्ट में ही भागकर हॉस्पिटल आ गई। उन्होंने तेज को चेक किया। डॉक्टर नवीन बोले, मैडम ये तो पुलिस केस है, पुलिस को बुला लेते हैं, कहीं मामला उल्टा ना पड़ जाए। ममता ने एक नजर नवीन को देखा और कहा, शट अप नवीन, पेशेंट की हालत देख रहे हो तुम? फौरन इसे इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाओ और तुम 5 मिनट में ऑपरेशन थिएटर पहुंचो। नवीन झल्लाता हुआ ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया। दोनों ने उसका ऑपरेशन चालू कर दिया था। तेज की हालत वाकई बहुत क्रिटिकल थी, सांसें बहुत धीमी चल रही थी। सिर पर भी गहरी चोट थी जो शायद ऊंचाई से गिरने पर ट्रक में किसी चीज से टकराने पर लगी हुई थी। उधर दिल्ली में तनु काफी देर से सोई थी, इसलिए नहीं उठी थी। शिल्पा नाश्ते की तैयारी में बिजी थी और पलक ने उठकर इधर उधर देखा। आज उठते ही वो काफी नाराज दिख रही थी। बाहर गार्डन में अंगद जी और गुरप्रीत जी परेशान से बैठे थे। राजवीर और तेज का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए घर में सभी परेशान थे। पलक दौड़ती हुई उनके पास आई और बोली, दादू पापा आ गए, और पापा नंबर 2 मतलब छोटे पापा, क्या वो भी आ गए? गुरप्रीत जी अपनी परेशानी छुपाकर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा
तुम्हें कितनी बार समझाया है, पापा नंबर 2 नहीं बोलते। पलक थोड़ी उदास होते हुए बोली, सॉरी दादी, पर मेरे दोनों पापा कहाँ हैं? रात से नहीं देखा उन्हें। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है। मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ। गुरप्रीत जी और अंगद जी एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। ये शायद पहली बार था जब राजवीर उन्हें बिना बताए ऐसे गायब हुआ था। थोड़ा गुस्सा तो उन्हें भी आ रहा था। पलक कुछ देर उन्हें देखती रही, पर जवाब में ना मिलने पर शिल्पा को देखने किचन में दौड़ गई। अंगद जी परेशान से राजवीर का फोन लगा रहे थे। इस बार उसने एक बार में उठा लिया था। अंगद जी हल्के गुस्से से भरी अपनी आवाज में बोले, राजवीर। राजवीर जो अभी ही अपनी बेहोशी से जागा था, हैरान होते हुए बोला, पापा आप ऐसे ही थोड़ी सी बात में परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? अंगद जी बोले, परेशान कैसे ना हूं, जवान बेटा घर में बिना बताए खंडाला में है। अब तक तो आ जाना था तुम लोगों को। यहाँ तनु भी परेशान है, तेज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? राजवीर की आंखों में कल रात का मंजर घूम गया। वो अटकते हुए बोला, पापा वो ठीक है, आज भी मीटिंग है, हम बस खत्म करके आते हैं। शिल्पा को बोल देना जब यहाँ से निकलूंगा तब फोन करूंगा। परेशान ना हो, मीटिंग में फोन नहीं उठा पाएंगे हम दोनों। अंगद जी कुछ बोलते उसके पहले ही राजवीर ने फोन काट दिया। अंगद जी गहरी सांस लेकर गुरप्रीत जी से बोले, चलो शांति हुई। ये दोनों अपने काम के आगे हम ही को भूल गए हैं। अभी कुछ देर में मीटिंग है, कहा है फोन नहीं उठाएंगे। अरे काम तो मैंने भी किया है, पर इस तरह फैमिली को भूलकर नहीं। गुरप्रीत जी अभी भी सोच में थी। उन्होंने कहा, पर तेज, तनु की हालत जानता है वो, फिर भी फोन नहीं किया उसने। अंगद जी बोले, हाँ पर कोई नहीं जी, तनु को बता देना और उसका ध्यान रखना। पलक शिल्पा के पास आकर राजवीर के बारे में पूछने लगी। जब सही उत्तर नहीं मिला तो तनु के रूम में आई। तनु नहाकर तैयार हो रही थी। उसके घुंघराले बाल आज उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। पलक पीछे से उसके गले लग गई और उसने राजवीर और तेज के बारे में पूछा तो तनु ने कहा, शाम तक आएंगे। पलक को थोड़ी शांति हुई कि कल नहीं तो आज सही, कम से कम आइसक्रीम खाने मिलेगी। पलक तो चली गई, पर तनु की आंखों में आंसू आ गए। उसे मन में कहा, क्यों दिल में एक दर्द सा है, जैसे कुछ छूट रहा है। तेज ऐसे तो ना थे, एक पल भी साथ ना छोड़ने का वादा किया था, पर रात बीत गई, उन्हें मेरी याद भी नहीं आई। ऐसा हो नहीं सकता, आएंगे ही, जाएंगे कहाँ? खूब लड़ूंगी उनसे। यादों और शिकायत से निकलकर उसने अपने लिए साड़ी पहनने के लिए निकाली और तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ गई। शिल्पा ने भी जी भर कर राजवीर और तेज की शिकायत की। सब कोशिश में थे कि तनु परेशान ना हो। अंगद जी ने तनु को बता दिया था कि दोनों दोस्त आज शाम तक आएंगे। तनु को जानकर थोड़ी राहत मिली, पर दिल धड़क रहा था किसी अनजानी अनहोनी को लेकर। मुंबई में एक लंबे और थकाऊ ऑपरेशन के बाद ममता जी और डॉक्टर नवीन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। ममता जी नवीन की तरफ मुंह करके बोली, थैंक्स नवीन, तुमने संभाल लिया। गोली बिल्कुल दिल के पास लगी थी, थोड़ी और देर होती तो शायद बचाना मुश्किल था। अब पुलिस को भी बुला लेते हैं। तभी गजोदर और छोटू उनकी तरफ आए। गजोदर ने पूछा, डॉक्टर साहिबा कैसे हैं वो? ममता जी राहत की सांस लेकर बोली, अब ठीक है, अभी कुछ घंटों में ही होश आ जाएगा। आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं, यहाँ नर्स है। गजोदर और छोटू वहां से चले गए। गजोदर खुश हो गया था, पर मिलने वाले अनजान के लिए फिक्रमंद भी था कि पता नहीं कौन है ये और किसने इसे क्यों मारा और कैसे वो उसके ट्रक में आया। जहां तक उसे याद था, कॉटन लादने के बाद उसने कहीं भी ट्रक नहीं रोका था। फिर वो अनजान कैसे उसके ट्रक में आया, उसके लिए पहेली थी। सुबह हो गई थी और रात भर नहीं सोने के कारण छोटू और गजोधर दोनों को ही नींद आ रही थी। उसने छोटू से कहा, चल छोटू, नहाकर नाश्ता करके बढ़िया लंबे होते हैं, बहुत नींद आ रही है। नाश्ते की बात सुनकर ही छोटू खुश हो गया था। काठ गोदाम में विक्रम अपनी फाइल से सर गड़ाए काम करने लगा था और सुधा धीरे से उसके केबिन में आई और उसे गुड मॉर्निंग बोलकर वहीं उसके सामने की चेयर में बड़ी अदा से बैठ गई। विक्रम ने एक नजर उसे देखा और मन में कहा, ये मेकअप की दुकान मेरे साथ ऐसे शिमला जाएगी? वहाँ ठंड है और ये पागल शॉर्ट मिडी पहन कर आई है। मीटिंग ना होती पापा की तो शायद इस मुसीबत को साथ नहीं ले जाता। कुछ देर में ही प्रीति वहाँ आ गई। उसने गहरी सांस लेकर फाइल विक्रम के टेबल पर रखी और विक्रम से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगी। विक्रम अभी भी फाइल में सर गड़ाए प्रीति की बातें सुन रहा था। सुधा ने दोनों को ऐसे बात करते देखा तो जलन के कारण उसका ध्यान सिर्फ प्रीति पर टिक गया। वहीं प्रीति बेखबर थी। सुधा धीरे से उठकर विक्रम के नजदीक आई और उसके गले में हाथ डालने ही वाली थी कि विक्रम घूरते हुए उसे चिल्लाकर बोला, मेरे पास भी मत आना, समझी? जाकर अपनी जगह पर बैठो, हम कुछ देर में शिमला निकलेंगे। प्रीति भी हमारे साथ जा रही है और ऐसी वैसी हरकत के बारे में सोचना भी मत। सुधा ने चौंकते हुए कहा, हमारी शादी होने वाली है,
तुम मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव नहीं कर सकते। और इसे लेकर जाने की क्या जरूरत थी? ये जाएगी तो यहाँ का काम कौन देखेगा? और इसे ले जाने की क्या जरूरत है? सुधा अभी भी प्रीति को घूर कर देख रही थी। प्रीति भी उलझना नहीं चाहती थी। उसे धीरे से कहा, कंचे गिर जाएंगे, ऐसे ना घूरो यार। सुधा मन महसूस कर प्रीति की ओर मुंह करके बोली, हाउ चीप। ये कहकर सुधा ऑफिस के बाहर आ गई, पर अब उसकी आंखें अलग ही लग रही थी। उसे मन में कहा, एक तरफ तो ये कहती है इसे विक्रम से मतलब नहीं है, पर मुझे तो लगता है विक्रम भी इसकी ओर झुकता जा रहा है। देखा मैंने कैसे प्रीति से मुस्कुराकर बातें करता है और मुझे देखते ही आग उगलने लगता है। विक्रम तो मेरा ही है, तो प्रीति को मेरे रास्ते से हटना ही पड़ेगा। उसने किसी को एक कॉल किया और उसे शिमला में बुलाया। आज तो सुधा ने लंबा जाल बिछाया था। प्रीति ने कुछ नहीं कहा। वो अभी जाते समय किसी से उलझना नहीं चाहती थी। विक्रम ने एक नजर उसे देखा और कहा, अब तुम भी जाओ और जाने की तैयारी कर लो। प्रीति विक्रम के केबिन से बाहर आई तो उसका ध्यान शॉर्ट ड्रेस पहने सुधा पर गया। उसे मन में कहा, रब जी क्या मस्त कार्टून है जो जल्दी ही विक्रम के गले का हार बनने वाला है। सच कहूं तो मुझे दिखता है विक्रम जी हाथों में ढेर सारे बैग पकड़े हुए सुधा के पीछे पीछे घूम रहे हैं और ये चुड़ैल आगे आगे शान से जा रही है। पर समझ नहीं आता विक्रम इससे शादी कैसे कर सकते हैं। समझाने के बाद भी नहीं समझा तो अपनी गत खुद ही देखेगा।